नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। इंपॉर्टेंट डिस्कशंस इन पार्लियामेंट का पार्ट 2 वीडियो है ये। पार्लियामेंट में अभी बजट सेशन चल रहा है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस हो रहा है इसके बारे में देखेंगे। देखिए, ये सारे टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्लियामेंट में कई सारे बातें चल रहा है, क्वेश्चंस पूछ रहा है, मिनिस्टर्स जवाब दे रहे हैं, तो इसके बारे में एलाबोरेट नॉलेज आपको तो चाहिए। मैं इधर आपको केवल ब्रीफली बताऊंगा ये क्या टॉपिक है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। राइट, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर्स ऑन एग्रीकल्चर एडेड टू एनसीईआरटी करिकुलम। देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग करिकुलम में कुछ और टॉपिक्स इनकॉर्पोरेट किया है, जैसे कि कंसर्न्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग सॉल्यूशंस टू द चैलेंजेस। देखिए, हमारे एक एग्रो इकोनॉमी है, तो हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने कंसर्न्स हैं उसके बारे में एक चैप्टर इंक्लूड किया है। उसके साथ साथ वो कंसर्न्स का सॉल्यूशंस क्या है वो भी इंक्लूड किया है। ठीक है, तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एजुकेशन सुभाष सरकार साहब ने बोला है। ये चैप्टर ऑन एग्रीकल्चरल चैलेंजेस हैज आल्सो बीन इंक्लूडेड इन एनसीईआरटी क्लास 12 ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो नए जो एनसीईआरटी क्लास 12 ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक में एग्रीकल्चरल चैलेंजेस करके एक चैप्टर भी इंक्लूडेड है। अगला है ओवर 9000 सुसाइड्स ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। ये हमने डेली न्यूज़ में भी कवर किया था। वैसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का एक डाटा पब्लिश हुआ था टिल 2020 का। ये उनका एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया करके एक रिपोर्ट में पब्लिश हुआ है। उसके हिसाब से 2018 और 2020 के बीच में इंडिया में 25,000 सुसाइड केसेस रिपोर्ट हुए थे। इसका रीजंस या तो अनएम्प्लॉयमेंट था या फिर इनडेप्टेडनेस था। तो 9,140 पीपल सुसाइड किया है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से एंड 16,091 पीपल सुसाइड किया है बैंक्रप्सी या इनडेप्टेडनेस की वजह से इस पीरियड में। वैसे इस न्यूज़ को हमने एलाबोरेटली डिस्कस किया था डेली न्यूज़ में। अगला है न्यूट्रिशन। देखिए, हमारे देश में चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वीमेन एंड लैक्टेटिंग वीमेन, इनके लिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू। तो राज्यसभा में मिनिस्टर ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से एक सवाल पूछा गया इसके स्टेटस के बारे में। तो मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति जुबिन ईरानी ने यह बोला है कि हमने जनवरी 13, 2021 में ही सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कुछ गाइडलाइंस इशू किया है रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द डिलीवरी ऑफ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। मतलब ये जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का डिलीवरी है वो ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट एंड अकाउंटेबल तरीके से होने के लिए हमने कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू किया है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए, क्योंकि इसका जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी वो स्टेट्स है या फिर यूनियन टेरिटरी है। ये बात आपको पता होगा। अब देखिए, इन गाइडलाइंस में बहुत कुछ पॉइंट्स हैं। एक तो इंश्योर क्वालिटी ऑफ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उसकी क्वालिटी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। एंड इन गाइडलाइंस के अंदर कुछ प्रोसीजर्स लिखा हुआ है किस तरह सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स प्रोक्योर करना है। एंड जितने भी ड्यूटी होल्डर्स है, मतलब जो स्टाफ है, हेल्थ स्टाफ जो होगा, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो भी लिखा हुआ है। एंड आयुष कॉन्सेप्ट्स को भी इंटीग्रेट करना है। आयुष कॉन्सेप्ट्स मतलब क्या है? देखिए, आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्ध वैद्या, होम्योपैथी। तो इन सब में भी जितने कॉन्सेप्ट्स है वो भी इस सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में इंक्लूड करना है। ये भी उस गाइडलाइंस में लिखा गया। फिर एंश्योर डाटा मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग। ऑब्वियस सी बात है, डाटा मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग तो करना ही पड़ेगा, तब जाके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो सकता है किसी भी स्कीम का। और ये जो डाटा मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग जो है पोषण ट्रैकर से होगा। पोषण ट्रैकर क्या है? ये बेसिकली एक ऐप है जिसके थ्रू सब पता चल जाएगा कि कितना सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया है, कितना बचा है, कितने लोगों तक पहुंच रहा है, टारगेटेड डिलीवरी हो रहा है या नहीं। तो ये सब पोषण ट्रैकर के थ्रू मॉनिटर भी किया जा रहा है। तो ये बताया गया मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति जुबिन ईरानी ने। अगला है कॉल फॉर ग्रीन फ्यूल रिसर्च। देखिए, इंडिया और डेनमार्क के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के अंडर ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एक्शन प्लान 2020-2025 भी बनाया था। तो ये प्लान के मुताबिक कई सारे रिसर्च प्रपोजल्स इनमेट किया है इन द एरिया ऑफ ग्रीन फ्यूल्स। अब ये ग्रीन फ्यूल्स मतलब क्या होता है? देखिए, ग्रीन फ्यूल बेसिकली एक टाइप का रिन्यूएबल सोर्स है। मतलब जो फ्यूल आप बायोलॉजिकल प्रोसेस से या फिर थर्मोकेमिकल प्रोसेस से प्रोड्यूस करते हो उसे आप ग्रीन फ्यूल बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बायोमास, बायोडीजल, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें लिखा है इंक्लूडिंग ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब क्या है? देखिए, हाइड्रोजन अलग अलग प्रोसेस से आप प्रोड्यूस कर सकते हो। मतलब जिस प्रोसेस से हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है ना, उस हिसाब से उसका नाम भी बदल जाता है। फॉर एग्जांपल ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन मतलब ये होता है दोस्तों, जो हाइड्रोजन आप वाटर को स्प्लिट करके प्रोड्यूस करते हो। अब सबको पता है वाटर को स्प्लिट करने से क्या क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसे ये जो हाइड्रोजन जब कैप्चर करके
स्टोर करते हैं ना, इस हाइड्रोजन को आप ग्रीन हाइड्रोजन बोल सकते हो। तो ये सब प्रोड्यूस करने के लिए या फिर इंप्लीमेंट करने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स हमें शुरू करना पड़ेगा। तो इन प्रोजेक्ट्स के लिए रिसर्च प्रपोजल्स बुलाया है गवर्नमेंट ने, ये बताया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेस जितेंद्र सिंह साहब ने। अगला है राइज इन हेवी रेनफॉल इन केरला। देखिए इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने ये नोट किया है लास्ट 5 ईयर्स में केरला का जो रेनफॉल है वो इंक्रीज हुआ है। तो लास्ट 5 ईयर्स में सबसे ज्यादा रेनफॉल ऑब्जर्व हुआ था 2018 में, यह डाटा भी बोला है जितेंद्र सिंह साहब ने। अगला है इंडिया इन्वेस्टिंग इन न्यूक्लियर पावर टू प्रोवाइड क्लीन इलेक्ट्रिसिटी। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यूक्लियर पावर एक्सपांशन प्रोग्राम अंडरटेक किया है टू प्रोवाइड द कंट्री विद क्लीन इलेक्ट्रिसिटी, ये बोला है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह साहब ने। तो इंडिया का जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है ना, ये 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है। ये 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम क्या होता है, इसके बारे में मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बनाया है। एक तो आप हाशिद नाम के साथ सर्च कर सकते हो, दूसरा कल एक वीडियो मैंने बनाया था उसमें भी मैंने इसके बारे में बताया है, और एक बार मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ ये क्या है। देखिए 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम में, तीनों स्टेज में अलग अलग न्यूक्लियर फ्यूल्स यूज होता है। बेसिकली आपको पता ही है दुनिया भर में जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो यूरेनियम 235 यूज होता है, पर यूरेनियम 235 हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे देश में यूरेनियम 235 का इतना ज़्यादा रिसर्व नहीं है, पर हमारे देश में क्या है, थोरियम है। थोरियम भी एक न्यूक्लियर फिसेल मटेरियल है। तो हम थोरियम का इस्तेमाल करने के लिए ये 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम लेके आया था। 3 स्टेज प्रोग्राम में सबसे पहला स्टेज में यूरेनियम 235 यूज होता है। सेकंड स्टेज में फर्स्ट स्टेज से जो बाई प्रोडक्ट बनता है प्लूटोनियम 239 ये यूज होता है, और थर्ड स्टेज में प्लूटोनियम 239 के साथ थोरियम मिक्स करते हैं, ठीक है। और प्लूटोनियम प्लस थोरियम जब रिएक्ट होगा तब बनेगा यूरेनियम 233, ये भी एक फिसेल मटेरियल है। तो थर्ड स्टेज में एज न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम 233 को यूज करेगा। ये है बेसिकली 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। इसके बारे में आपको इन डिटेल जानना है तो हर्षित द्विवेदी नाम के साथ 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम करके सर्च कीजिए, ठीक है। तो बिसाइड्स लाइट वाटर रिएक्टर्स बेस्ड ऑन फॉरेन कोऑपरेशन आर आल्सो बीइंग सेट अप एज एडिशनलिटीज। तो लाइट वाटर रिएक्टर्स भी बना दिया जाएगा फॉरेन कोऑपरेशन के साथ। अब देखिए द एक्चुअल कमर्शियल जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी हैज इंक्रीज टू 43,918 मिलियन यूनिट्स इन 2021। तो आप ही का हमारा जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन है वो 43,918 मिलियन यूनिट्स है। 2014 में मतलब 7 साल पहले वो 34,162 था। तो शेयर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कितना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 से 3.5% के बीच में है 2014 से। वैसे अगर आपको इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बारे में जानना है तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर का ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देख सकते हो, powermin.gov.in। इसमें पावर सेक्टर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल सेक्टर से कितना परसेंटेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, स्टेट सेक्टर से कितना होता है, प्राइवेट सेक्टर से कितना होता है, ये डाटा एकदम अपडेटेड भी है। देखिए 12/1/2022 को अपडेट भी किया है। और कौन कौन से फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, कितना होता है, और टोटल शेयर में उसका कितना परसेंटेज है ये भी लिखा है। जैसे कोल का 51.7%, लिग्नाइट का 1.7%, गैस का इतना, डीजल का इतना, और देखिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का हाइड्रो, विंड, सोलर, वेस्ट टू एनर्जी, स्मॉल हाइड्रो पावर ये भी लिखा हुआ है। इधर न्यूक्लियर भी लिखा हुआ है। न्यूक्लियर देखिए 1.7% लिखा हुआ है, ठीक है। तो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी में से नॉन फोसिल फ्यूल से हम 40.2% जनरेट कर रहे हैं और फोसिल फ्यूल से 59.8% जनरेट कर रहा है। अगला है डीप ओशन मिशन। देखिए डीप ओशन मिशन मतलब इस तरह एक इक्विपमेंट में डीप सी में चला जाएगा काफी रिसर्च एंड स्टडी पर्पस के लिए, ठीक है। अब देखिए इसके लिए टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है 4077 करोड़ फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, मतलब 2021 से लेके 2026 तक। ऑलरेडी 150 करोड़ एंड 650 करोड़ एलोकेट किया है 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में और 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में। तो डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेशन इज नॉट रिलेवेंट फॉर दिस मिशन। देखिए ये मिशन से कोई रेवेन्यू जनरेशन तो नहीं होगा, ठीक है। ये एंटायरली रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए यूज होगा, ये भी मिनिस्टर ने बोला है। अगला है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। देखिए इंडिया का एस्टिमेटेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर पर्सन एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव कितना है देखते हैं। 2017-18 में 6% था, 2018-19 में 5.8% था, 2019-20 में 4.8% था। ये डाटा मिला है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से। इन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया था, एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है। तो ये डाटा दिया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रामेश्वर तेली साहब ने।
अगला है फॉरेस्ट कवर। देखिए, इंडिया का मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कवर 3,06,890 स्क्वायर किलोमीटर है अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट का कवर डिक्रीज हुआ है 2019 से 1,582 स्क्वायर किलोमीटर्स। यह डाटा दिया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अश्विनी कुमार चौबे जी ने। अब देखिए दोस्तों, मैं हर एक टॉपिक का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको, क्योंकि ये सब हमने डेली न्यूज़ में अलग अलग वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इसलिए बस मैं आपको टॉपिक दे रहा हूं, इसके बारे में और रिसर्च करना आपका काम है, ठीक है। जो भी टॉपिक रेलेवेंट है, जो भी टॉपिक के ऊपर पार्लियामेंट में हेल्थी डिस्कशंस हो रहे हैं, उसके बारे में बस मैं आपको कह रहा हूं, ठीक। अगर आप नॉर्थ ईस्ट फॉरेस्ट की बात करें, उधर भी ओवरऑल डिक्रीज हुआ है 1020 स्क्वायर किलोमीटर्स का। और ये फॉरेस्ट कवर डिक्रीज होने का रीजंस क्या क्या है? ये एक तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में शिफ्टिंग कल्टीवेशन चलता है, मतलब लोग फॉरेस्ट काट के उधर कल्टीवेशन करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को नॉर्थ ईस्ट में क्या बोलते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बेसिक एनसीईआरटी में ये आपको पढ़ाया है, ठीक है। अब देखिए, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नेचुरल कैलामिटी से भी, एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर से भी एंड इवन डेवलपमेंटल एक्टिविटी से भी फॉरेस्ट डिक्रीज हो रहा है। ये डाटा दिया है अश्विनी कुमार चौबे जी ने। अगला है नाइट्रस ऑक्साइड। इधर बेसिकली इंडिया का टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के बारे में बताया हुआ है। ये डाटा 2016 का है। 2016 में इंडिया ने 2838.89 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट रिलीज किए थे। और ये जो डाटा है ये एक्सक्लूडिंग लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री है। अब आप मुझसे पूछोगे ये क्या होता है लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री। देखिए दोस्तों, जब भी कोई नेचुरल लैंडस्केप को आप चेंज करते हो, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए, उसे आप बोल सकते हो लैंड यूज। उसके लिए पेड़ काटना पड़ेगा। तो देखिए, पेड़ जो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते थे, उन पेड़ों को जब आप काटते हो तो ऑब्वियसली ये क्लाइमेट चेंज के लिए एक फैक्टर होगा, है कि नहीं। तो हमारा जो एमिशंस है वो ज्यादा होगा, क्योंकि एमिशंस अब्सॉर्ब करने वाला जो पेड़ है उसको आपने काट दिया। इसे बोलते हैं लैंड यूज। अब एक होता है लैंड यूज चेंज। लैंड यूज चेंज मतलब दोस्तों, जब भी कोई एरिया को आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए या फिर डेलिबरेटली फॉरेस्ट क्रिएट करने के लिए यूज करते हो, मतलब ज्यादा जब आप पेड़ लगाते हो, उसे आप बोल सकते हैं लैंड यूज चेंज, ठीक है। फॉरेस्ट्री मतलब आप समझ सकते हो जब फॉरेस्ट क्रिएट करने का एक टाइप का प्रोसेस है। तो इसको अगर आप इंक्लूड करोगे ना तो डाटा बन जाएगा 2531.07। तो ये पॉजिटिव वे में बोला है, मतलब हमारा टोटल एमिशंस था एक्चुअली 2838.89, पर हमने फॉरेस्ट क्रिएट करके कुछ CO2 को अब्जॉर्ब भी किया है। तो अगर आप लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री डाटा इंक्लूड करोगे तो हमारा जो टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस था 2531.07 मिलियन टन, राइट। अब देखिए, these figures were according to India's third biennial update report submitted to the United Nations Framework Convention on Climate Change। तो UNFCCC को हमने एक रिपोर्ट सबमिट किया था फरवरी 2021 में। उस रिपोर्ट के हिसाब से डाटा है। इंडिया का टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में नाइट्रस ऑक्साइड भी इंक्लूडेड है, ठीक है। अब ये जो नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशंस है, एग्रीकल्चर से होता है, एनर्जी से होता है, वेस्ट, फॉरेस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से भी होता है। इंडिया में सबसे ज्यादा नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस होता है एग्रीकल्चर से, 72%। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, नोट करके लिख दीजिएगा। एंड द मेजॉरिटी ऑफ एग्रीकल्चर एमिशंस रिजल्ट फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर्स। हम जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं ना, देखिए इंडिया में जो सोइल है ना, मिट्टी जो है वो फर्टाइल नहीं है, तो उसे फर्टाइल बनाने के लिए हम काफी सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। NPK ये सब आपने सुना होगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, ये सब, ठीक है। तो देखिए, ये जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स जब आप यूज करते हो, फॉर एग्जांपल यूरिया, उसमें से भी नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशंस होता है। इन एडिशन, एप्लीकेशन ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, क्रॉप रेसिड्यूज कंट्रीब्यूट स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस। देखिए, उसके अलावा जब आप ग्रीन मैन्योर भी यूज करते हो ना, या फिर जब आप क्रॉप रेसिड्यूज को जलाते हो या फिर यूज करते हो, उससे भी थोड़ा बहुत नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस होता है, ये कह रहा है। दिस स्टेटमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा सोर्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस इंडिया में एग्रीकल्चर से है। अगला है ई वेस्ट। ई वेस्ट माने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो 2019-2020 में इंडिया में टोटल 10,14,961.21 टन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हुआ था। और अगर आप प्लास्टिक वेस्ट की बात करें तो 34,69,780 टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट भी जनरेट हुआ था। ये डाटा मिला है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से।
फाइनली मैंग्रोव कंजर्वेशन, देखिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया 9 स्टेट्स के सिटीजन्स को अप्रोच किया है टू कंजर्व मैंग्रोव्स थ्रू इट्स मैजिकल मैंग्रोव्स कैंपेन। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, मैजिकल मैंग्रोव्स कैंपेन किसकी तरफ से है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की तरफ से है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का इंडिया में हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? अब कौन कौन से स्टेट्स है? ये वही स्टेट्स है जहाँ मैंग्रोव्स दिखते हैं ऑब्वियसली, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका। एंड ये सारे स्टेट्स जो है कोस्टल स्टेट्स है। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, मैंने केवल ब्रीफली बताया है सारे टॉपिक्स के बारे में। अब आपका काम है इसके बारे में और जानना, ठीक है? वैसे अलग अलग वीडियोस के थ्रू डेली न्यूज़ में भी हमने ये सब प्रोग्राम्स के बारे में आपको बताया है। बस मेरा काम ये था आपको बस रिवाइज करवाना, मतलब ये सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन हुआ है पार्लियामेंट में, तो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो लेक्चर का पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।